हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है जगजीवन राम, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी केसी नियोगी या फिर ऑप्शन डी एन के सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसी नियोगी। दोस्तों, याद रखिएगा कि वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये 5 साल के लिए की जाती है। अगर आपसे पूछते हैं कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में है। अगर आपसे पूछते हैं कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा केसी नियोगी थे। और अगर आपसे पूछते हैं कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा एन के सिंह है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन आपके सामने 7, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। दोस्तों, याद रखिए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। अगर आपसे पूछते हैं कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पुस्तक किसकी है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जानवर स्वमल भोजी है? ऑप्शन आपके सामने बकरी, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी भालू या फिर ऑप्शन डी पेंगुइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खरगोश। दोस्तों, याद रखिए कि ऐसे जानवर जो अपने मल को खाते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं उनको स्वामल भोजी जानवर कहते हैं। जैसे कि जो खरगोश होता है ये एक ऐसा पशु होता है जो अपने मल को खाता है तभी उसको पोषण मिलता है। जब तक वो मल को नहीं खाएगा तब तक उसको कोई भी उस खाने से फायदा नहीं मिलने वाला। तो याद रखिएगा खरगोश इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने परम, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी पृथ्वी या फिर ऑप्शन डी आर्यभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में निर्मित पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ था। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो याद रखिएगा परम है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी चाणक्य या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। दोस्तों, याद रखिए कि भारत का मैकियावेली चाणक्य को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि चाणक्य के अन्य कौन कौन से नाम हैं, तो याद रखिएगा कि चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये दोनों भी इनके नाम हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में गद और पद दोनों का वर्णन है? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। दोस्तों, याद रखिए कि यजुर्वेद में ही गद और पद दोनों का वर्णन है और याद रखिएगा कि यज्ञों का वर्णन भी यजुर्वेद में है। अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। अगर आपसे पूछते हैं कि संगीत का वर्णन किस वेद में है, तो सामवेद में है। और अगर आपसे पूछते हैं कि जादू टोना टोटका का उल्लेख किस वर्णन में है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद में है। दोस्तों, याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि वेदत्रय के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं, जिनमें वेदत्रय वेद में ऋग्वेद आ जाएगा, सामवेद आ जाएगा और यजुर्वेद आ जाएगा। याद रखिएगा कि वेदत्रय के अंतर्गत अथर्ववेद को नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानवताओं का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। दोस्तों याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप को ही मानवताओं का पालना कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को ही अंध महाद्वीप कहा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप को ही भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि एस आकार का महाद्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। दोस्तों याद रखिए कि पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता बंदरगाह है इसका नाम अब चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। अगर आपसे पूछते हैं कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछते हैं कि विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। दोस्तों याद रखिए कि विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। और अगर आपसे पूछते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है तो याद रखिएगा बिहार में ही है। अगर आपसे पूछते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा धर्मपाल ने की थी। आपके सुपर टेट के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, म्यूटेरिक अम्ल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसी को म्यूटेरिक अम्ल कहा जाता है और यही म्यूटेरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में यानी कि स्टोमक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत मरुस्थल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी थार का मरुस्थल, ऑप्शन सी पंपास मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी गोबी का मरुस्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थार का मरुस्थल। दोस्तों याद रखिए कि थार का मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है इसे श्वेत मरुस्थल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो सहारा मरुस्थल है और याद रखिएगा कि ये अफ्रीका में है। अगर आपसे पूछते हैं कि पंपास मरुस्थल कहाँ पर है तो याद रखिएगा अर्जेंटीना में है। और अगर आपसे पूछते हैं कि गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है तो याद रखिएगा चीन के मंगोलिया में है। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी क्यूराइल जलधारा, ऑप्शन सी क्यूरेशियो जलधारा या फिर ऑप्शन डी अल नीनो जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये अटलांटिक महासागर में बहती है और याद रखिएगा ये सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा है। अगर आपसे पूछते हैं कि किस महासागरीय धारा को जापान की काली धारा कहा जाता है तो याद रखिएगा क्यूरेशियो जलधारा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मृत्युपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी सीवी रमन या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों याद रखिए कि मृत्युपरांत भारत रत्न पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण है? ऑप्शन आपके सामने है इनमें डीएनए पाया जाता है, ऑप्शन बी इनमें श्वसन तंत्र तथा एंजाइम सिस्टम होता है, ऑप्शन सी अपने समान अन्य को उत्पन्न करने की क्षमता होती है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनमें श्वसन तंत्र तथा एंजाइम सिस्टम होता है। दोस्तों यहाँ पर आपसे वायरस के बारे में यानी कि विषाणु के बारे में पूछा गया है कि इसकी निर्जीव होने का क्या लक्षण है। तो याद रखिएगा कि डीएनए पाया जाता है तो इसका एक सजीव होने का लक्षण है। ये अपने समान अन्न को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। जब किसी सजीव में प्रवेश करते हैं तो अपने समान दूसरे विषाणु को भी पैदा करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा बिल्कुल सही होगा। लेकिन आपसे पूछा है कि कौन सा निर्जीव होने का लक्षण है, तो याद रखिएगा कि इनमें श्वसन तंत्र और एंजाइम सिस्टम अनुपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, ये निर्जीव होने का लक्षण है। परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है जल परिवहन, ऑप्शन बी रेल परिवहन, ऑप्शन सी सड़क परिवहन या फिर ऑप्शन डी हवाई परिवहन।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल परिवहन। दोस्तों याद रखिएगा कि परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन जल परिवहन को माना जाता है, क्योंकि इसमें ना तो आपको सड़क बनाने की जरूरत पड़ती है और इसी तरह की कई सारी जो चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत आपको जल परिवहन में नहीं होती, यानी कि ये सबसे सस्ता संसाधन होता है। अगला क्वेश्चन, चींटी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लाल दवा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर या फिर ऑप्शन डी लाइमस्टोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। दोस्तों याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और याद रखिएगा कि इसका प्रयोग चींटी के काटने पर भी किया जाता है। जहाँ पर चींटी काटती है वहाँ पर इसको मल दिया जाता है, जिससे कि चींटी के प्रभाव जो है, उसके काटने का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों याद रखिए कि संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे एक विधिक अधिकार मान दिया गया और अनुच्छेद 300 का में इसको जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, लेकिन इसमें संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन आपके सामने है हुगली नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुगली नदी। दोस्तों याद रखिए कि जो दामोदर नदी है ये हुगली नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछते हैं कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा महानदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चुनावी स्याही में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है AGBR, ऑप्शन बी AGI, ऑप्शन सी AgNO3 या फिर ऑप्शन डी HCl। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AgNO3। दोस्तों याद रखिए कि चुनावी स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके नाखून में एक स्याही से निशान लगा दिया जाता है, रियल में ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि कृत्रिम वर्षा करवाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और ये आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किन नदियों को सदा नीरा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मैदानी नदियाँ, ऑप्शन बी पर्वतीय नदियाँ, ऑप्शन सी प्राचीन नदियाँ या फिर ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय नदियाँ। दोस्तों भारत में प्रायद्वीप में जो नदियाँ हैं इनको सदा नीरा कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग हमेशा पानी से भरा रहता है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन आपके सामने है नवीन वलित, ऑप्शन बी प्राचीन वलित, ऑप्शन सी खंड पर्वत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खंड पर्वत। दोस्तों याद रखिए कि जो नीलगिरी पर्वत है ये खंड पर्वत का उदाहरण है। अगर आपसे पूछते हैं कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो याद रखिएगा कि नवीन वलित पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 24 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा कि 24 मार्च को मनाते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछते हैं कि मर्दा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब